620 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करने से इनकार कर दिया है। इजराइल ने फिलिस्तीनी कैदियों को नहीं छोड़ने का फैसला तब लिया जब हमास ने 6 इजरायली बंधकों को रिहा किया, लेकिन इससे पहले उनकी परेड निकाली, जिससे इजरायली पीएम नेतन्याहू का पारा चढ़ गया। उन्होंने बंधकों के अपमान का आरोप लगाया और फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ने से इनकार कर दिया। इजराइल ने दो टूक कहा कि जब तक सभी बंधक नहीं छोड़े जाते, फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई नहीं होगी। ऐसे में सवाल है कि हमास अब क्या करेगा? क्या युद्ध विराम टूटेगा? क्या जंग फिर शुरू होगी? आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। कई खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले ही रिपोर्ट देखिए। इन तस्वीरों को देखकर नेतन्याहू आग बबूला हो उठे। रिहाई के दौरान इजरायली बंधकों की परेड कराए जाने पर भड़क उठी। इजरायली के प्रधानमंत्री ने हमास पर बंधकों की रिहाई को अपमानजनक बनाने का आरोप लगाया और फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई पर रोक लगा दी। इजराइल ने 620 फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई को अनिश्चितकाल के लिए टाल दिया। इजरायली पीएमओ ने कहा, हमास द्वारा बार बार किए जा रहे उल्लंघनों के मद्देनजर, जिसमें हमारे बंधकों का अपमान करने वाले समारोह और दुष्प्रचार के लिए हमारे बंधकों का निंदनीय उपयोग शामिल है। ये फैसला लिया गया है कि फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई को तब तक के लिए स्थगित कर दिया जाए जब तक कि बंधकों की अगली रिहाई की अपमानजनक समारोह आयोजित किए बिना गारंटी नहीं हो जाती। इजराइल ने दो टूक कह दिया है कि फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई तब तक नहीं होगी जब तक इजराइल के सभी बंधकों को छोड़ा नहीं जाता। बंधकों को अपमानजनक तरीके से सौंपना बंद नहीं किया जाता। इजराइल के आरोपों पर हमास की ओर से जवाब आया। हमास ने कहा, बंधकों का कोई अपमान नहीं किया गया है, बल्कि उनके प्रति मानवीय और सम्मानजनक व्यवहार को दर्शाया गया है। नेतन्याहू का फैसला समझौते को बाधित करने की एक जानबूझकर की गई कोशिश को दर्शाता है। इजराइल का बयान शर्तों का साफ उल्लंघन है और अपने दायित्वों को लागू करने में कब्जे की विश्वसनीयता की कमी को दर्शाता है। साफ है कि एक बार फिर हमास और इजराइल के बीच तनातनी बढ़ गई है। युद्ध विराम टूटने का खतरा मंडराने लगा है। सवाल है कि क्या इजरायली बंधकों का अपमान जंग की वजह बनेगा? क्या हमास और इजराइल के बीच फिर से भीषण युद्ध होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं प्रोफेसर मनोज कुमार, विदेश मामलों के जानकार हैं। मनोज जी, यहां पहले से ही संकेत मिल रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से सख्त अंदाज में बताया था कि बंधकों की रिहाई करो वरना नरक के द्वार खोल देंगे, उसके बाद भी हमास ने नहीं माना। और अब ये जो परेड बार बार रहा, पहली बार ऐसा नहीं है, प्रदर्शन किया जाता है, इससे कहीं ना कहीं बौखलाहट इजराइल की और एक बार फिर से वो बढ़ी है। और अब तो कैदियों की रिहाई करने से मना कर दिया फिलिस्तीनी कैदियों की। ये सीधे सीधे आपको लग रहा है कि 1 मार्च को जब ये सीज फायर खत्म होगा तो जंग की शुरुआत एक बार फिर से होगी? देखिए सुमित जी, ये जो घटनाएं अभी खास करके इजराइल और हमास के द्वारा जो दिख रही है, इसके पीछे अगर हम थोड़ा सा जानना चाहें तो देखिए, ट्रंप सरकार आने के बाद से जिस प्रकार से उन्होंने पूरे वर्ल्ड को एक मैसेज दिया कि हम युद्ध दोनों जगह समाप्त करेंगे, वो चाहे इजराइल हमास की बात हो और रसिया यूक्रेन की बात हो। लेकिन आप देख सकते हैं कि अमेरिका जिस तरीके से अपना जो फॉरेन पॉलिसीज है, लगभग 180 का यू टर्न लिया है। अगर आप पिछले 80 साल से देख लीजिए तो उसने जिस प्रकार से अपने विदेश नीति को चेंज किया है और ट्रंप ने जिस तरीके से स्टेटमेंट कर रहा है, मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं उसके पीछे का एक कारण है। दूसरी बात, अभी जिस प्रकार से अभी चूंकि मार्च में इन दोनों के बीच में जो समझौता हुआ था वो समाप्त होने वाला है, और अभी पिछले 2-3 दिन पहले जिस तरीके से हमास ने इजरायली बंधकों का जो एक 100 वापस किया इजरायल को, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से वो दिखाता है कि अभी भी हमास एग्जिस्ट कर रहा है और वो अपनी खोती हुई पावर को मतलब एक तरीके से मैसेज देना चाहता है। और हम सब जानते हैं कि विश्व राजनीति में नैरेटिव बहुत बड़ा स्थान है, क्योंकि इसके पहले अमेरिका ने भी कह रखा है
और इजरायल ने भी कह रखा है कि गाजा को खाली करना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से हमास अभी इजरायल के सामने अपने आप को प्रस्तुत कर रहा है और पूरे विश्व के सामने, वो कहीं ना कहीं उस युद्ध की तरफ लेके जा रहा है। क्योंकि मुझे लगता है कि आज जिस प्रकार से विश्व की राजनीति में, क्योंकि एक तरफ देखिए हम हमें हमें किसी भी चीज का जो कन्फिग्रेशन, उससे हम लोग दूर नहीं जा सकते, क्योंकि जो इजरायल की जो समस्याएं हैं और हमास का जिस तरीके से जो एग्जिस्टेंस है और गाजा है और उसमें ईरान है, इन सारी चीजों को देखिए तो ये सब सारे जुड़े हुए हैं। और मिडिल ईस्ट का जो एक प्रभाव है पूरे भारतीय राजनीति में, वो इजरायल और हमास के द्वारा ही तय होता है विश्व की राजनीति का। तो ये जो मार्च में जो सीज फायर, और नो डाउट देखिए जिस तरीके से आप देखिए जिस तरीके से इस बार इन्होंने जो बॉडी वापस किया रेड क्रॉस के माध्यम से, वहां पे नेतन्याहू का एक बिल्कुल खून पीता हुआ चेहरा पोस्टर लगा के जो एक दिखाया जा रहा है पूरे वर्ल्ड के सामने, तो आप देख सकते हैं कि हमास क्या चाहता है। और मुझे लगता है कि इजरायल को एक बहाना चाहिए, और उसको एक ये बहाना बहुत अच्छा उसे मिल गया है, क्योंकि आप देखिए कि वहाँ की आंतरिक स्थिति में भी जो प्रशासन में एक डिबेट चल रहा है, वहाँ के जो सिविलियंस हैं वहाँ पे भी दो ग्रुप बन गए। वो चाहते हैं, कुछ लोग चाहते हैं शांति की तरफ जाए, कुछ लोग चाहते हैं कि हमें रिटेलिएट करना चाहिए और हमें अपने सारे बंधुओं को छुड़ाना चाहिए। तो उसी कड़ी में आज जो नेतन्याहू का जो स्टेटमेंट आया है, मुझे लगता है कि इसीलिए उन्होंने इस नैरेटिव को समाप्त करने के लिए, क्योंकि इसमें आप देखिए अगर इस घटनाक्रम को देखिए तो इजरायल कहीं ना कहीं लग रहा था वो डिफेंसिव मोड में, लेकिन हम सब जानते हैं कि इजरायल अपने नागरिकों को वापसी के लिए किसी भी हद तक जाता है, और उसी के नाते अभी तक वो वेट कर रहा था। लेकिन जिस प्रकार से अभी जो सीरी विवास का जो बच्चों का 100 तो मिला, लेकिन उनका 100 प्रस्तुत किया गया, तो मुझे लगता है कि एक इजरायल में पूरा एक सिंपैथी था, एक सहानुभूति थी कि 7 अक्टूबर से ही जिस तरीके से उनका जो अपहरण हुआ था उसको लेके एक पूरे इजरायल में एक पॉजिटिव मूवमेंट चल रहा था कि इन्हें वापस किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से उनका 100 मिला है, वो वहां के लोगों को झकझोर दिया है। और अब रिसेंटली आप देख लीजिए अभी ब्लास्ट भी जो हुआ है बसेस में, ये कहीं ना कहीं इजरायल के नागरिकों को जो पेशेंस था वो दूर कर रहा है। और ऑब्वियसली कि कोई भी सरकार चाहती है कि हम अपने नागरिकों की सुरक्षा रखें और वहां का जो पॉलिटिकल जो एजिटेशन है उसको शांत रखें। अगर वहां की जनता चाहती है तो नेतन्याहू को युद्ध की तरफ जाना ही पड़ेगा, यही एक विकल्प दिखता है। लेकिन सवाल है कि हमास क्या चाहेगा? क्या हमास, जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही चेतावनी दी थी, पिछले शनिवार को कहा था कि शनिवार तक सभी बंधकों की रिहाई करो, अब उस अल्टीमेटम, उस चेतावनी को भी नजरअंदाज हमास ने किया। अब कैदियों की रिहाई हम तब करेंगे जब सभी बंधकों की रिहाई हमास करेगा, ये अब इजराइल ने सीधी सीधी चेतावनी दे दी है। तो हमास क्या चाहता है कि नहीं एक बार फिर से जंग शुरू हो? नुकसान तो सबसे ज्यादा गाजा और हमास को हुआ। देखिए ये पूरा विश्व देख रहा है कि जब कोई भी देश युद्ध लड़ता है तो नुकसान दोनों तरफ से होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमास का हुआ है और गाजा का हुआ है, इजराइल के भी जिस तरीके से आप देख सकते हैं किस तरीके से वहां पे घटनाएं घटी। तो मैं एक चीज कहना चाहूँ तो कि देखिए हमास का जो एक सपोर्ट सिस्टम है वो आज भी काम कर रहा है। इसको हम कोई भी मतलब जो भी विश्व में जो राजनीति के जो घटनाक्रम है उससे आप इग्नोर नहीं कर सकते। और आज जिस तरीके से जो अपनी खोई हुई जो लिगेसी थी उसको वापस करने के लिए इस तरीके का वो युद्ध विराम के बावजूद भी इस तरीके की चीजों को कर रहा है। तो मुझे लगता है कि हमास अपने एग्जिस्टेंस को स्थापित करना चाहता है और वो गाजा से नहीं जाना चाहता। आप हम लोग को याद रखना होगा कि ट्रंप ने आने के बाद से जो स्टेटमेंट दिया है कि हम वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे, विकास की बात करेंगे, कंट्रोल करना चाहता है गाजा को। तो वो कहीं ना कहीं उस गाजा पट्टी को लेके हमास का एग्जिस्टेंस है कि हम इस चीज को नहीं छोड़ेंगे। और इसीलिए, और देखिए मैं फिर ये कहना चाहूंगा कि देखिए वार किसी चीज का सोल्यूशन नहीं है, लेकिन वहां का जो जियो पॉलिटिक्स और जियोग्राफिकल जो कंडीशन है, जिस तरीके से जो रिलीजियस वहां पे क्राइसिस है, वो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से काम कर रहा है। और आज की डेट में हम ये नहीं मान सकते हमास के पीछे देश नहीं है, बहुत सारे देश उसको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो खुल के नहीं आ रहे हैं। लेकिन अभी आने वाले समय में हमें इस चीज को देखना होगा कि पूरा विश्व किस तरफ जा रहा है, क्योंकि देखिए इसमें अमेरिका का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका के कहने के बावजूद भी अगर हमास वहां पे बंधकों को नहीं छोड़ रहा है उस तरीके से और जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहा है, तो एक तरीके एक मैसेज दे रहा है कि भाई हम अपने हिसाब से चलेंगे, हमारा एक एग्जिस्टेंस है, हमारी एक अपनी एक जो स्ट्रॉन्ग जो हम बोलते हैं कि हमारा एग्जिस्टेंस है सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट का, उसको कहीं ना कहीं रखना चाहता है। तो मुझे लगता है कि इजराइल इसमें पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि इजराइल के पास यही एक मतलब मौका है। और विदेश नीति में मौका हर देश चाहते हैं कि हमें जब एक अच्छा मौका मिले जिसमें हम अपने रिटेलिएट करें, और उस अभी आज की इस घटना के बाद से इजराइल के नागरिकों का भी सपोर्ट नेतन्याहू को मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि वो इसका काउंटर जरूर करेंगे। लेकिन यहाँ इस तस्वीर को लेकर मैं अब जानना चाहूँगा आपसे, जो तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं, जो बंधक हैं, इजरायली बंधक जब रिहा किए जाते हैं तो वो बंधक बाकायदा एक स्टेज सजाया जाता है, स्टेज पर वो ड्रोन कैमरे से भी, अलग अलग कैमरों से शूटिंग होती है उन तस्वीरों की,
और जो नकाबपोश हमास के लड़ाके हैं, हमास के तरफ से वो उन्हें लाते हैं मंच पर, हमास के जो लड़ाके हैं उनका माथा चूमते हैं इजरायली बंधक, मतलब ये सब कुछ, और वो बाकायदा माथा चूमते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, ये सारी चीज़ें ऐसा लग रहा है पूरा ड्रामा, फुल ऑफ ड्रामा हमास की तरफ से ऐसे दिखाया जा रहा है कि साहब देखिए हम कितने मानवतावादी हैं। देखिए सुमित जी, आप इसके पहले भी हम लोग बहुत सारी चर्चा कर रखे हैं। देखिए राजनीति में परसेप्शन और नैरेटिव बहुत ही बड़ा रोल होता है कि आप अपने आप को किस तरीके से पूरे वर्ल्ड के सामने प्रेजेंट करते हैं। और हमास जिस तरीके से एक मैसेज देना चाहता है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स का, तो अगर आप उसकी पिछली घटनाओं को देखिए तो फिर वो कहीं ना कहीं उससे कंट्राडिक्ट करता है। और इसी के तहत देखिए वहां पे हमास में भी इंटरनल सपोर्ट, वहां पे भी डिवीजन है, वहां के भी लोग नहीं चाहते हैं। और उस हमास एक अपनी खोई हुई विरासत को वापस करने के लिए इस तरीके का पोस्चरिंग कर रहा है और पूरे विश्व के सामने दिखा रहा है कि इजराइल इज द कल्प्रिट, और इजराइल हमास को दिखाना चाह रहा है। तो ये लड़ाई एक दिन की नहीं है। ये आप देखिए दोनों देश का जब से ओरिजिन हुआ है वहां पे, जब से इजराइल का एग्जिस्टेंस है और जब से हमास और खास करके गाजा पट्टी में जो सर्कमस्टांसेस बने हैं पूरे विश्व राजनीति में, तो ये उस समय से चला आ रहा है। लेकिन आज जिस प्रकार से हम 21वीं शताब्दी में पूरा वर्ल्ड एक खास करके आर्थिक विकास का युग है, हर व्यक्ति आर्थिक विकास चाहता है, उसमें आज भी वो वेस्ट एशिया का जो पार्ट है और खास करके जो गाजा स्ट्रिप है, अभी भी वहां कुछ बदलाव नहीं आया। तो हमें तो ये चीज तो तय करना होगा कि हम क्या युद्ध चाहते हैं या अपना आर्थिक विकास चाहते हैं। तो उसमें इस तरीके के जो ग्रुप्स हैं, देखिए हमास एक अपने आप को जिस तरीके स्टेट के रूप में प्रेजेंट करता है, जबकि उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। और हम सब जानते हैं कि वो एक ग्रुप है, एक समूह है जो एक मतलब रेडिकलाइजेशन और रिलीजियस के आधार पर को स्थापित करता है। और नो डाउट उससे पूरे विश्व से, मुस्लिम देशों से उसे सपोर्ट भी मिलता है, जिसके आधार पे वो अपने आप को वहां पे खड़ा करता है और समय समय पे उस चीज को एक्सपोज भी करता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आज खास करके दोनों देशों के बीच में जो स्थिति है वो मतलब शांति की तरफ नहीं दिख रहा है, क्योंकि दोनों की एग्जिस्टेंस की सवाल है। और इसमें अब इसमें अमेरिका का क्या रोल होता है, खास करके अमेरिका का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अमेरिका की जो मैं एक कहना चाहूंगा कि अमेरिका के एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे हेनरी किसिंजर, उनका एक कोटेशन है, फेमस कोटेशन है कि अमेरिका से दोस्ती मतलब दुश्मनी तो खतरनाक है ही, लेकिन दोस्ती ज्यादा खतरनाक है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यूक्रेन को अमेरिका ने आगे झोंका और आज जिस प्रकार से यूक्रेन के अगेंस्ट में जो एक स्टेटमेंट आ रहा है, तो मुझे लगता है कि अमेरिका को भी अपनी नीति को स्पष्ट करनी पड़ेगी। और नो डाउट आज के डेट में उस बेल्ट में अमेरिका का रोल है, और उस रोल में वो अपने आप को किस तरीके से देखते हैं, ये कहीं ना कहीं उन दोनों देशों के दोनों जो समूह हैं उनके जो युद्ध हो रहे हैं या होने वाले हैं अभी, जिस प्रकार से अगर शांति विराम अगर समाप्त होता है मार्च में, तो इजराइल के पास तो कारण मिल चुका है। लेकिन यहाँ हमास कह रहा है कि साहब हम तो एक तरह से समझौता का पालन कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि साहब बंधकों की रिहाई एक सम्मानजनक तरीके से हम कर रहे हैं। हमास दुनिया को दिखा रहा है कि हम समझौते के अनुरूप चल रहे हैं और एक सम्मानजनक तरीके से बंधकों को हम रिहा कर रहे हैं सम्मान देते हुए, लेकिन इजराइल इस समझौते का उल्लंघन कर रहा है, बाधित कर रहा है। देखिए सुमित जी, हमास का जो ये पोस्चरिंग है वो बेसिकली एक अपने आप को पूरे विश्व के सामने दिखाना है। लेकिन आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से, जैसे ठीक है समझौता हुआ, लेकिन उस समझौते के तहत में जिस तरीके से 100 वहां पे वापस किए जा रहे हैं, वो वहां के इजरायली नागरिकों के लिए एक पेनफुल है। वहां के लोगों के बीच में जो एक पेशेंस था कि हमारे लोग वापस आएंगे, तो ये कहीं ना कहीं टूटते हुए दिख रहा है। और उसमें भी जो एक स्थिति होनी चाहिए, जो मानवता की बात जो आप बोल रहे हैं, हमास कहीं से उस तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। वो आप वहां पे भी देखिए, अभी जिस तरीके से जो अभी बस में जो अटैक हुआ है, उसके पीछे अभी जांच का विषय है कि इसमें क्या निकल के आता है, अभी एग्जैक्ट आया नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें कारण हो सकती हैं, जो कि और आप हम सब जानते हैं कि आज जो मतलब लिबर्टी की जो बात होती है, वैल्यू सिस्टम की बात होती है, तो कहीं ना कहीं ये पूरे विश्व राजनीति में वेस्ट एशिया में समाप्ति के कगार पे जा रहा है। और ये दोनों इजराइल और हमास के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बढ़ते हुए रास्ते की तरफ जा रहा है। सुमित जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका मनोज जी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखना होगा क्या वाकई 1 मार्च से फिर से इजराइल और हमास की भी जंग शुरू होगी और इजराइल अटैक करेगा, क्योंकि फिलहाल संकेत तो यही मिल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं।